Hello, my dear friends. How are you? Hope you all are fine. Let's continue today's session. In the last session, we have discussed about the power production and temperature based resistivity. We also seen the formula of resistivity, how it's changed with the temperature. Okay, and the formula is given by the rho T is equals to rho 0 in the bracket of 1 plus alpha in the bracket of T minus T0. Okay, so here in today's session, our first question is similar to that question. Draw the graph of resistivity versus temperature for metals, alloys which is specially designed and semiconductors. ओके चल तो शुरू करते हैं. पहले क्या करेंगे, जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है उसे लिख देते हैं कि टेम्परेचर बेस्ड रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है. एज वी नो दैट for the metals, relation between resistivity and temperature T is given by rho T is equals to rho 0 in the bracket of 1 plus alpha T minus T0. Okay, and in this equation, what is the rho T? That is the temperature at the particular temperature T, and rho 0 is a resistivity at the reference temperature. Alpha is coefficient of resistivity. Okay, now according to this formula, if the temperature is much smaller than the 0 degree Celsius, then the graph will be not linear. And for the room temperature, or the graph of the rho T versus T, resistivity versus temperature at the room temperature, it is a straight line. Okay, so here the entire discussion is that our design is that our instrument or electrical instrument are such designed that if the temperature is increases or decreases, then its resistivity should not be changes with the temperature. Okay, but in the metals, as we know that because of the Joule heat or the power produced in the any electrical device or the conductor is directly proportional to the current as well as voltage. यानी कि जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं या करंट बढ़ाते हैं तो हमारे कंडक्टिंग डिवाइस के अंदर से जूल हीट प्रोड्यूस होती है और टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इसकी रेजिस्टिविटी बदलना शुरू हो जाती है. ऐसा नहीं होना चाहिए बट ऐसा होता जरूर है. ओके, सो दैट इज वाई द रीजन हम स्पेशल काइंड ऑफ अलॉयज बनाते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बेस्ड ना हो. ओके, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, नॉर्मल कंडक्टर्स में क्या होता है वो लिखते हैं. सो according to this equation, for the room temperature,
दिस ग्राफ ऑफ, किसका ग्राफ, रो वर्सेस टी इज straight line. Okay, but for temperature below 0 degree Celsius or much lower than this graph is not linear or straight line. ठीक है, यानी कि जनरल बात हो रही है रूम टेम्परेचर की, थोड़े से वेरिएशन के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ज़्यादा हाई टेम्परेचर चला गया या ज़्यादा लो टेम्परेचर चला गया तो अब आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है. ओके, मैं एक नॉर्मल फिगर ड्रॉ कर देता हूँ कॉपर के लिए, जो टेक्स्ट बुक में दी गई है उसे हम ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद जो स्पेशली डिज़ाइन है 3 टाइप के अलॉय, उसका भी नाम लिखते हैं, जैसे कि निक्रोम. ठीक है, वो एक स्पेशल टाइप का अलॉय है जो निकल, आयरन और क्रोमियम से बनता है. ठीक है, तो सबसे पहला नाम क्या है, निक्रोम, नाइक्रोम भी बोलते हैं. नाइक्रोम में Ni से निकल, फिर क्रो से क्रोमियम एंड Me से डायरेक्ट लास्ट में आयरन, यानी तीनों को मिक्स करके हम जो अलॉय बनाते हैं उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है. ओके, चलिए तो लिखते हैं. चलिए मैंने लिख दिया है. सो द ग्राफ ऑफ रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर for the metals, it can be represented as shown in the figure. Okay, for this room temperature यानी 27 to 30 straight line almost. ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, आप देख सकते हो कर्वेचर है, और 0 से कम जाएगा तो भी वो कर्व्ड है, नॉट लीनियर ग्राफ. एंड दिस इज द स्पेशली ग्राफ फॉर द कॉपर व्हिच इज इंडिकेटेड इन द फिगर. ठीक है, आगे जैसा मैंने बताया वही लिखा हुआ है कि क्रोमियम किसका अलॉय है, निकल, आयरन एंड क्रोमियम का. ओके, हैज द लॉस रेजिस्टिविटी एंड द वीक डिपेंडेंस ऑन द टेम्परेचर, यानी इसकी रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा होती है और टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करती है. ऐसे आप स्ट्रेट लाइन शो कर सकते हो कुछ मिडिल से. ओके, नॉट ओरिजिन, वो ध्यान रखना है. एंड सिमिलर काइंडली 2 और मटेरियल है, 2 और अलॉय है जिसका नाम है मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन. ठीक है, जो आपको याद रखने हैं. ये दोनों ही अलॉय किसकी एग्जाम्पल है, जिसकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है. ओके, सो वही पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है. बिकॉज ऑफ the weak dependence of the resistivity of such material, they are used in making resistor, old type resistor which is so called wire bound or wire wound. Okay, वायर को लपेट के जो रेजिस्टर बनाए जाते थे उस टाइप के रेजिस्टर के लिए वो मटेरियल यूज होते थे. अभी उसका जमाना नहीं है. उसके बाद कार्बन रेजिस्टर का जमाना आ गया. ठीक है, यानी कार्बन रजिस्टर वाइडली अभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज होते हैं. फिलहाल वो टॉपिक हमने कवर नहीं किया है, इस टॉपिक्स के पहले ही था. ओके, बट अकॉर्डिंग टू दी बोर्ड गाइडलाइन दैट हैज बीन एमिटेड, सो हमने वो फिलहाल के लिए निकाल दिया है. वायर बाउंड रजिस्टर, सॉरी कार्बन रजिस्टर, और उसका जो कलर कोड है उसके ऊपर 4 कलर के लाइंस बने होते हैं, उसके ऊपर से आप उसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हो
वो एक पूरा मेथड था। ओके, कभी टाइम मिला और डिस्कशन लाइव शुरू हुई तो मैं आपको सिखा भी दूंगा। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, द ग्राफ ऑफ रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर्स। ओके, वो भी कर्वेचर है, बट यहाँ पे पूरा ग्राफ उल्टा है। उसका मतलब टेम्परेचर आपको स्टेटमेंट में पूरा लिखना है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टिविटी जो है वो फॉल्स होती है, यानी कि डाउन हो जाती है, कंडक्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है। ओके, तो उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार आता है। सो दिस इज द एंटायर डिस्कशन अबाउट द रेजिस्टिविटी, हाउ इट चेंजेस विद द टेम्परेचर। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। दैट इज द सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टर। यानी अगर रेजिस्टेंस को मैं सीरीज में ज्वाइंट करता हूं और पैरेलल में ज्वाइंट करता हूं या मिक्स्ड टाइप का कनेक्शन है, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस प्रकार लिखा जाए, ओके, वो हम सॉल्व करते हैं। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द ओम्स लॉ। चलिए, हाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर कैन बी एस्टैब्लिश्ड, यानी कितने टाइप के कनेक्शंस हो सकते हैं रजिस्टर्स के। तो एज वी नो दैट सीरीज कनेक्शन हो सकता है, पैरेलल कनेक्शन हो सकता है, और मिक्स टाइप यानी कि सीरीज पैरेलल दोनों हो एक ही कनेक्शन में, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, सो द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड हाउ द रजिस्टर्स कैन बी कंबाइंड। ओके, तो आपको उसमें से सीरीज, पैरेलल या मिक्स टाइप का कनेक्शन जो है वह एक्सप्लेन करना होता है। So here we are going to first explain the series connection. Okay, what is the definition of the series connection? हम ऐसा कुछ लिखेंगे, when more than one registers are connected in such a way that, or between two end point of the all registers, the current flowing in each resistor is same. ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 रजिस्टर्स लगाए हैं, ऐसे कितने भी ज्वाइंट कर सकता हूँ। ओके, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हर एक रजिस्टर के अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना रहे, सेम रहे, तो और तो ही उस कनेक्शन को हम सीरीज कनेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, और कोई भी टाइप के कनेक्शन में करंट जो उसके अंदर से पास हो रहा है वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, यानी जितना करंट पास आउट हो रहा है या बैटरी से जनरेट हुआ, आप कह सकते हो हर एक रजिस्टर में उतना ही पास आउट होगा। 2 एम्पियर तो हर एक में 2 एम्पियर, बैटरी से 2 एम्पियर जनरेट हुआ, हर एक रजिस्टर में 2 एम्पियर ही सप्लाई हुआ। ठीक है, तो इस टाइप के कनेक्शन को क्या कहा जाता है, सीरीज कनेक्शन कहा जाता है। और पोटेंशियल ड्रॉप होगा जो हर एक रजिस्टर के अक्रॉस, वो टोटल करोगे तो आपको बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज जितना मिलेगा। जैसे कि आपने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है, मानो यहाँ पे 4 वोल्ट आए तो यहाँ पे 6 वोल्ट आएंगे, 2 ही है। तो मान लो कि ज़्यादा रजिस्टर है तो अकॉर्डिंगली हर एक रजिस्टर पे जितना पोटेंशियल ड्रॉप किया वो आप टोटल करोगे तो मेन बैटरी या मेन सप्लाई से बढ़ेगा नहीं, तो उसके जितना होगा, बराबर। दैट इज द बेसिक पॉइंट। चलिए तो लिखते हैं, फिर एक्सप्लेन करता हूं। चलिए, सो जैसा मैंने बताया पोटेंशियल ड्रॉप्ड, ओके, दैट इज इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू IR1, यानी पहले रेजिस्टेंस पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ उसको हमने V1 से इंडिकेट किया, और that is equals to IR1. R1 is the resistance, okay, of the first resistance. And same way आप क्या लिख सकते हो, V2 is equals to IR2. And according to rule I दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो वही सीरीज कनेक्शन कहा जाता है। ठीक है, चलिए, और द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके, इन सच कनेक्शन पोटेंशियल difference of each resistor is different, okay, and it is the sum of the all is
इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, यानी कि इस यहाँ पे जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, यहाँ पे और आगे जितने भी रजिस्टर है, हर जगह जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ और उसका सम कर दोगे सबका, तो वो कितना हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल बैटरी का था वो उतना हो जाता है। ओके, यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3 जितने भी आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो सबको जोड़ दोगे तो वो मेन बैटरी जितना हो जाएगा। ठीक है, चल, सो हमने लिख दिया V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अब दोनों वैल्यू रख दी IR1 प्लस IR2, V1 और V2 की। अब V इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या लिख सकते हो, IR, बट यहाँ पे R क्या है, दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कनेक्शन। ओके, यानी कि आपको दो अलग अलग रेजिस्टेंस जोड़ने की जगह इन दोनों पॉइंट के बीच में एक ही रेजिस्टेंस उतनी वैल्यू का जोड़ दोगे तो चल जाएगा। जैसे इसकी वैल्यू 4 ओम है और इसकी 5 ओम है, तो 4 और 5 के अलग अलग रेजिस्टेंस लगाने के बजाय आप दोनों पॉइंट के बीच में एक ही रेजिस्टेंस 9 ओम का लगा दोगे तो काम चल जाएगा। दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके, सो V इज इक्वल टू IR, R इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे रख दिया IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2, I कॉमन आके कट जाएगा, सो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ओके, यहाँ पे हमने दो रेजिस्टेंस लिए थे, इसके लिए R1 प्लस R2 आया। अगर n रेजिस्टेंस लेते तो R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn चला जाता। ओके, इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, n टाइम्स ऑफ R, हर एक का रेजिस्टेंस इक्वल है तो क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ द R रेजिस्टेंस आप लिख सकते हो। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द सीरीज कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टर्स। आगे बढ़ते हैं, पैरेलल कनेक्शन की मैं फिगर ड्रॉ करता हूं और लिखते हैं और फिर समझते हैं। चल देखें, ये आपकी पैरेलल कनेक्शन की फिगर बन गई। ओके, और जैसा कि आपने देखा कि पैरेलल कनेक्शन में क्या कॉमन होगा, सीरीज कनेक्शन में हमने देखा कि करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द ईच रजिस्टर इज सेम, बट सेम टू सेम यहाँ पे नहीं होगा। आप देख सकते हो कि बैटरी से मानो आई एम्पियर का करंट जनरेट होता है, बट फर्स्ट रेजिस्टेंस में से I1 जितना और सेकेंड रेजिस्टेंस में I2 जितना करंट फ्लो होता है। So it is very clear that the current flowing through each branch of the conductors or resistors is different. Okay, if you connected the 3, 4, 5, whatever amount of the resistance you are connected in parallel connection, but in each branch the current would not be same. So what would be the same? So here it is very clear, the potential difference across the each register is same, यानी कि हर एक रजिस्टर को पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी से जो मिलेगा वो हर एक के लिए सेम होगा। ठीक है, तो वहां पे क्या सेम, करंट सेम। यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन में क्या सेम, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज सेम। ठीक है, और इसी कंसेप्ट का यूज करके हमारे होम अप्लायंसेस में यानी कि घर के वायरिंग में फंडामेंटल यूज होता है। ओके, यानी कि आप कहीं पे भी प्लग लगाते हो तो आपके घर पे कितना सप्लाई मिलता है, 250 वोल्ट। ओके, यानी कि ऐसा नहीं होता कि शुरुआत में जो कनेक्शन है वहां पे ज्यादा वोल्टेज आते हैं और घर के अंदर साइड जो कनेक्शन है वहां पे कम वोल्टेज आते हो, ऐसा नहीं होता है। ओके, अगर सीरीज में जुड़ा होता सब कुछ तो वैसा ही होता, बट हमें हर जगह पे या हर एक घरों में इक्वल वोल्टेज मिलता है। ओके, तो उसका रीजन क्या है कि हर एक कनेक्शन कैसे जुड़ा होता है, पैरेलल में जुड़ा हुआ होता है। ओके, दैट इज द रीजन वी गेट द इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस एवरीवेयर। ओके, चल, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, द पैरेलल कनेक्शन इज अ सच अ कनेक्शन वेयर and the current is flowing through the each branch is different and the potential difference between any two resistors is same, that is called parallel connection. Okay, चलिए मैं लिख देता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए,
मैंने लिख दिया है as shown in the figure, two or more resistors are connected in a parallel connection. Okay, and in such connection, potential difference of all resistance is same. ओके जैसा हमने बोला कि बैटरी जो अप्लाइड होगी 2 पॉइंट के बीच में या हर एक रेजिस्टेंस को जो सप्लाई होगी वो सबके लिए क्या होगी, इक्वल होगी. माने 10 वोल्ट की बैटरी है तो हर एक रेजिस्टेंस को जो वोल्टेज मिलेंगे वो 10 वोल्ट ही रहेंगे. बट क्या अलग होगा, हर एक ब्रांच से यानी हर एक रेजिस्टर से जितना करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा. और आप सबका सम कर दोगे, जैसे कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 जितने भी रजिस्टर जुड़े हैं और उसमें से जितना करंट पास हो रहा है सबका सम अप कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी. ओके, सो द करंट फ्लोइंग थ्रू द ईच branch or each different branch, and if we do the summation of the all current we get the total current flowing through the battery and हमें क्या मिल जाएगा, total current मिल जाएगा. अब चूंकि यहाँ पे 2 branches हैं, we have taken only 2 branches, so total sum is I1 plus I2 equals to total current flowing through the battery is I. Let it. Okay, now according to Ohm's law what you can say that V is equals to I1 R1. हर एक रजिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, V ही रहेगा. बट पहले रजिस्टर्स के लिए क्या लिख सकते हो, I1 R1, क्योंकि उसमें करंट अलग है, उसका रेजिस्टेंस अलग है. दूसरे के लिए करंट अलग, रेजिस्टेंस अलग, तो I2 R2. वैसे हर एक के लिए लिख सकते हो. सो I1 करंट फ्लोइंग थ्रू द फर्स्ट ब्रांच इज इक्वल टू V अपॉन R1. सेम वे I2 इज इक्वल्स टू व्हाट यू कैन राइट, V अपॉन R2. और जितने भी आगे कनेक्शन है उसका हम समेशन ले सकते हैं. ठीक है, अब क्या करेंगे, नाउ सो I इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था, I1 प्लस I2. ओके, समेशन ऑफ द ऑल करंट. तो यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दी इक्वेशन 1 में. सो देयरफॉर I इज इक्वल टू I1 की जगह हमने क्या वैल्यू डिराइव की, V अपॉन R1 ओम्स लॉ के ऊपर से प्लस V अपॉन R2. ओके, चलिए तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, V कॉमन आउट, और V को कॉमन लेके हमने कहाँ डाल दिया, I के नीचे. सो हियर वी कैन राइट I अपॉन V इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. क्यों, V दोनों में से चला गया नीचे, सामने भेज दिया हमने. ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या बना, I अपॉन V इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारे पास V इज इक्वल्स टू IR है, यानी कि R इज इक्वल टू V अपॉन I, पर हमारे पास उल्टा है, I अपॉन V आया, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन R. फिर से V इज इक्वल टू IR. ओके, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो हमारे पास उल्टा है ना, I अपॉन V है, तो हमने क्या उसको भी उल्टा कर दिया, दैट इज 1 अपॉन R. ओके, और 1 अपॉन R इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं अब, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, क्योंकि 1 अपॉन R इक्वल्स टू क्या है, I अपॉन V, और I अपॉन V इक्वल्स टू क्या है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, यानी कि A इक्वल्स टू B, B इक्वल्स टू C. सो वी कैन डायरेक्टली से दैट A इक्वल्स टू C. सो यहाँ पे लिख दिया हमने RP, अब नाम दे दिया. ओके, सो 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. ओके, अगर हम n रजिस्टर्स पैरेलल में जोड़ देते हैं, आप स्टेटमेंट पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, फॉर n रजिस्टर कनेक्टेड इन अ पैरेलल कनेक्शन देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Rp इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 अप टू 1 अपॉन Rn. Rp को क्या बोलेंगे हम, here the Rp is called the equivalent resistance for the parallel connection. यानी कि अलग अलग रेजिस्टेंस जोड़ने के बजाय आप केवल एक ही रेजिस्टेंस जोड़ोगे तो आपका काम बन जाएगा, इसके लिए इसको इक्विवेलेंट बोला जाता है. ठीक है, जैसे कि 2 अलग अलग बंदे 5 रोटी खा के 10 रोटी खा सकते हैं, बट हम एक ऐसा मोटा तगड़ा बंदा ले आए जो एक ही बंदा 10 रोटी खा जाए, तो उस दोनों का वो क्या कहा जाएगा, इक्विवेलेंट कहा जाएगा. ओके, इन दैट वे यू आल्सो कैन अंडरस्टैंड इक्विवेलेंट. अब सारे के सारे कनेक्शंस या सारे के सारे रजिस्टर्स जो हैं वो पैरेलल में जुड़े हैं n रजिस्टर्स, तो उनके रेजिस्टेंस का क्या होता है, सो यू कैन से दैट इट वुड बी रिड्यूस्ड टू द n टाइम्स.
ओके, जैसे वो n टाइम्स सीरीज में बढ़ जाता है तो ये n टाइम्स घट जाता है. So Rp is equals to R upon n. Okay, for n equal resistor. यानी कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के फाइनल फॉर्मूला से हमें ये पता चलता है कि सीरीज कनेक्शन में एक टोटल या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इंप्रूव होता है और पैरेलल में ज्वाइंट करने से रिजल्टेंट रेजिस्टेंस रिड्यूस होता है. ठीक है, पता चला. अब आगे का जो टास्क है वो आपको खुद सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का जो डिफरेंस है वो खुद डिराइव करना है. ओके, दर्पण में दिया हुआ है, आपको खुद लिखना है क्या डिफरेंस. मैंने आज जो पढ़ाया सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन डिफरेंस. ओके, आपको कंपैरिजन देनी है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन की, वो दी हुई है. ओके, और मैं आपको एक कनेक्शन देता हूं मिक्स्ड टाइप. वो आपको सॉल्व करना है खुद. उसको सॉल्व करने के लिए आप दर्पण की मदद ले सकते हो. ओके, बट फंडामेंटल में यहाँ पे आपको दे देता हूँ. ये आपका कनेक्शन तैयार हो गया. ओके, यानी 3 यहाँ पे रेजिस्टर्स दिए गए हैं. यहाँ से जो करंट जनरेट हो रहा है वो I है. ठीक, और यहाँ से इधर तक चलो मान लेते हैं. उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो 2 ब्रांच आ रही है, तो उसका 2 पार्ट में डिवीजन हो गया. लेट इट I1 प्लस I2, और यहाँ से सेम टू सेट I1 I2 आके वापस I बन जाएगा. ठीक है, इसे कोई पॉइंट दे देते हैं इंटर बिटवीन C. ठीक, अब आपको सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट निकालना है. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द R2 एंड R3, लेट इट RP. ओके, या फिर R डैश भी बोल सकते हो. और अब 2 की जगह एक ही कंडक्टर जुड़ेगा, सॉरी एक ही रेजिस्टर जुड़ेगा. सो R1 एंड RP या R1 एंड R डैश दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, और उन दोनों का इक्विवेलेंट फाइनल. ओके, वो आपको इक्वेशन के फॉर्म में डिराइव करना है. मैं क्या कह सकता हूँ, R डैश इज इक्वल टू R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3, या RP इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 अकॉर्डिंग टू रूल. फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, सीधा करो, तो मैंने जो बोला वो आ जाएगा. ओके, यानी कि R डैश इज इक्वल टू R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3. अब इसका एडिशन लेना है आपको R1 के साथ. ठीक है, और उसके बाद करंट डिराइव करना है. रेजिस्टेंस तो इजीली डिराइव हो जाएगा, उसके बाद करंट भी डिराइव कर लेना. ओके, आई होप यू हैव एंजॉयड टुडे सेशन. ये 2 क्वेश्चन मैं आपको जो छोड़ रहा हूँ, ओके, सॉल्व कर लेना. कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो. ठीक है, टिल देन बाय बाय.